नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटीज़, सांस्कृतिक एवं संजातीय विविधताएं। तो भारतीय समाज में जो सांस्कृतिक और अन्य जो भिन्नताएं पाई जाती है उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय जो समाज है वो विभिन्नता युक्त समाज है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में या भारत देश की जो भौगोलिक बनावट है, जलवायु है, जनसंख्या है, धर्म, इतिहास, भाषा, संस्कृति, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था आदि में अनेक विषमताएं पाई जाती है। लेकिन इन विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत में जो विभिन्न लोग हैं, जातियां हैं, समुदाय हैं, उनके बीच एक प्रकार की समानता या एकता देखने को हमें मिलती है। तो इसी प्रकार जो भारत में भौगोलिक दृष्टि से भी विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि भारत के उत्तर में हिमालय और जो पर्वतीय प्रदेश है, साथ ही जो दक्षिण में पठार और समुद्री तट, इसी प्रकार पश्चिम में थार का रेगिस्तान है, पूर्व में पहाड़ी भाग है और मध्य में मैदानी भाग है। ये यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। साथ ही भारतीय समाज में जो है यहाँ की जो क्षेत्रीय भिन्नताएं, जैसे कि पहाड़ी, मैदानी, पठारी, समुद्र तटीय क्षेत्र जो है वो यहाँ के जो निवासियों के खान पान, रहन सहन, भाषा, पहनावे, यहाँ के त्यौहार, उत्सवों आदि को भी प्रभावित करते हैं और इससे इनके प्रभाव के कारण उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। फिर भी जो संपूर्ण भारत है वो एक संगठित इकाई के रूप में या एक राष्ट्र के रूप में है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भारतीय समाज है और संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं विद्यमान है, भारतीय समाज में और संस्कृति में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहली जो विशेषता है भारतीय समाज और संस्कृति की वो है प्राचीनता एवं स्थायित्व। तो भारत की जो संस्कृति है और समाज व्यवस्था है विश्व की जो प्राचीनतम संस्कृतियां हैं और समाज व्यवस्था है उनमें प्रमुख है, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, सीरिया, यूनान, रोम, बेबीलोनिया आदि की जो संस्कृतियां हैं विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में मानी जाती है। और ये जो संस्कृतियां है समय के साथ जो अन्य जो प्राचीन संस्कृतियां हैं वो नष्ट हो गई है और वर्तमान में उनके कुछ अवशेष ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जो भारत की जो संस्कृति है भारतीय समाज की वो आज भी जीवित पाई जाती है, जीवित है भारतीय समाज में। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जो भारत के जो वैदिक धर्म है उसको हम आज भी मानते हैं। आज भी हम पवित्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यज्ञ और हवन के साथ उनका उच्चारण किया जाता है। आज भी हम वैदिक रीति से ही विवाह किया जाता है। साथ ही जैसे कि जो जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार जो प्रणाली है, ग्राम पंचायत है, वो आज भी विद्यमान है। इसी प्रकार जैसे कि जो धर्म ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, जैसे कि गीता या जो उपदेश है विभिन्न धर्मात्माओं के, वो आज भी भारतीय समाज में जीवित है और लोग उनमें विश्वास करते हैं। जैसे कि आध्यात्मवाद है, प्रकृति पूजा है, धर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा आदि में आज भी भारतीय समाज के लोग विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है समन्वय। भारतीय संस्कृति की जो उदार और सहिष्णु प्रकृति के कारण इसमें जो विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है वह एक समुद्र के समान है जिसमें विभिन्न संस्कृति उन्हें अपना अस्तित्व समाप्त करके इसमें विलीन हो गई है। जैसे कि भारतीय संस्कृति में जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, हूण,
सीथियन, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई है, बल्कि उसमें समन्वय और एकता स्थापित हुई है। नेक्स्ट है सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है सहिष्णुता है इसकी, क्योंकि भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों, संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता और प्रेम भाव पाया जाता है और किसी के प्रति भी कठोरता या द्वेष भाव नहीं है। और समय समय पर भारतीय समाज में या भारत में अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और किसी भी संस्कृति का यहाँ पे दमन नहीं किया गया और न ही किसी समूह के ऊपर उस संस्कृति को थोपा गया, बल्कि सभी संस्कृतियों को भारतीय समाज ने आत्मसात किया और उन्हें अपनाया पूरी तरीके से, जिससे कि जो भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है, उसमें विभिन्न जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि की जो संस्कृति है, सभी संस्कृतियों की विशेषताएं भारतीय समाज में या भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। नेक्स्ट है आध्यात्मवाद। भारतीय समाज में आध्यात्मवाद का भी महत्व है, क्योंकि इसमें भौतिक सुख और भोग विलास कभी भी है ना जो जीवन का उद्देश्य नहीं माना गया है और इसमें आत्मा और ईश्वर के महत्व को हमेशा स्वीकार किया गया है और शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक और आध्यात्मिक जो आनंद है उसको सर्वोपरि माना गया है। और भारतीय संस्कृति में धर्म और आध्यात्मिकता जो है प्रमुख महत्व रखती है और इसमें भोग और त्याग का जो सुंदर समन्वय है वो भी भारतीय संस्कृति में पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ण आश्रम। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता वर्ण और आश्रमों की व्यवस्था, यानी कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन के लिए 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की रचना की गई। और ब्राह्मण जो वर्ण है वो समाज की बुद्धि और शिक्षा के प्रतीक है, तो जो क्षत्रिय वर्ण है वो शक्ति के प्रतीक माने गए। इसी प्रकार वैश्य वर्ण को भरण पोषण और अर्थव्यवस्था का संचालन सौंपा गया और उसी प्रकार शूद्र वर्ण को इन सभी वर्णों की सेवा करने का दायित्व सौंपा गया। और सभी वर्णों के जो अधिकार थे, कर्तव्य थे, उनमें भी आपस में समन्वय स्थापित किया गया है। और इसी प्रकार भारतीय समाज और संस्कृति में मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर उसको 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में समान रूप से विभाजित किया गया है। और जहाँ एक और जो वर्ण व्यक्ति को प्रकट करते हैं, वहीं जो आश्रम है व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय समाज और संस्कृति की, वह कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में कर्म को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और ये माना गया है कि अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। भारत में व्यक्ति की आत्मा को जो अजर अमर माना गया है और ये माना जाता है कि जो मरने के बाद भी पुनः किस रूप में आत्मा का जन्म होगा, व्यक्ति का जन्म होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म किए थे। और श्रेष्ठ कर्म करने वाले को अच्छी योनि में जन्म मिलता है और साथ ही वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, जबकि जो बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को निम्न योनि में जन्म मिलता है और उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार कर्म और पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है वो भारतीय समाज में लोगों को सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय समाज और संस्कृति की, वो है सर्वांगीणता। इसका मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज में किसी जाति, वर्ग, धर्म, व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि समाज के सभी पक्षों
से इसका संबंध है और इसके निर्माण में जहाँ राजा, किसान, मजदूर, शूद्र, ब्राह्मण, शिक्षित, अशिक्षित, देसी, विदेशी सभी लोगों ने और साथ ही सभी धर्मों और महापुरुषों ने सभी का योगदान भारतीय संस्कृति के निर्माण में रहा है और इसीलिए इसमें सभी के कल्याण की बात भारतीय समाज में और भारतीय संस्कृति में सभी के कल्याण की बात कही गई है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट विशेषता है भारतीय संस्कृति की वह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का जो सिद्धांत है उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन को 4 प्रमुख जो लक्ष्य हैं उनको स्पष्ट किया गया है और ये 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ पे धर्म का जो अर्थ है वो नैतिक कर्तव्य और नियमों के पालन से माना गया है जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके और अर्थ का तात्पर्य उन सभी साधनों से है जिनकी सहायता से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थ या धन को भारतीय संस्कृति में साध्य नहीं माना गया बल्कि एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसी प्रकार काम पुरुषार्थ का तात्पर्य केवल यौन संतुष्टि ही नहीं है बल्कि जीवन के आनंद का उपयोग भी माना गया है। काम व्यक्ति की जो प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता की पूर्ति, संतान उत्पत्ति के द्वारा समाज की निरंतरता बनाए रखने और माता पिता के ऋण से उर ऋण होने के लिए मुक्त होने के लिए आवश्यक है। और इन तीनों पुरुषार्थ के बाद जो व्यक्ति का जो अंतिम पुरुषार्थ है वो है मोक्ष प्राप्ति करना जिसे कि सर्वाधिक महत्व दिया गया है भारतीय संस्कृति में। नेक्स्ट विशेषता है संस्कार। भारतीय समाज और संस्कृति में संस्कार का जो तात्पर्य है वो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व का विकास करने और उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उनको समाज उपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार करना आवश्यक माना गया है। परिष्कार या शुद्धिकरण के लिए कई संस्कारों की व्यवस्था की गई है जिनमें कि जो प्रमुख संस्कार है जैसे कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्ण भेद, विद्या आरंभ, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत में अंत्येष्टि संस्कार। तो इन संस्कारों का उद्देश्य एक विशेष स्थिति और आयु में व्यक्ति को उसके सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना माना गया है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो जाति व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में जाति व्यवस्था का प्रमुख स्थान है जिसके आधार पर संपूर्ण समाज को कई छोटे छोटे भागों या उपभागों में बांटा गया है। जाति की जो सदस्यता है व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है और प्रत्येक जाति की समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है और जाति के जो खान पान है, सामाजिक सहवास आदि के नियम होते हैं। जाति अंतर्विवाही समूह है और प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय भी पाया जाता है। इसी प्रकार जो जाति पंचायत है वो जाति संबंधी नियमों का पालन करवाती है, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड भी देती है। इस प्रकार जाति व्यवस्था भारतीय समाज और संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है जो कि भारतीय समाज की जो संरचना है उसका आधारभूत जो ढांचा है वो जाति व्यवस्था के आधार पर टिका हुआ है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार व्यवस्था भी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। संयुक्त परिवार में 3 या 4 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं और उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वे सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और सभी सदस्य परिवार के जो मुखिया है उसके अधीन होते हैं। नेक्स्ट है विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है विविधता में एकता। भारतीय समाज में भाषा, धर्म, जाति, भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या, प्रजाति, जनजाति आदि के आधार पर अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है, फिर भी उनमें एक प्रकार की एकता पाई जाती है। यानी कि जो विविधता में एकता है वो भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषता है।
अब हम देखते हैं अगला जो है सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। यानी कि जो भारतीय समाज है, भारतीय जो संस्कृति है, उसमें किस प्रकार विविधता पाई जाती है। तो भारतीय समाज में जैसा कि पहले बताया कि भारतीय समाज में विभिन्न प्रजाति, जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियाँ, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि की दृष्टि से यहाँ विभिन्नताएं पाई जाती है। और ये जो विविधता है विभिन्न रूप में हमें देखने को मिलती है। और भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियों का सह अस्तित्व पाया जाता है। और समय समय पर जो बाह्य आक्रमणकारी लोग हैं यहाँ भारतीय समाज में आते रहे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया और यहीं पे अधिकांश जो लोग थे, जो आक्रमणकारी थे, यहीं पे बस गए, यहीं पे स्थायी रूप से उन्होंने अपना निवास बनाया। तो इस प्रकार भारत अनेक संस्कृतियों का संगम स्थल रहा है और सांस्कृतिक बहुलता भारत की जो नियति बन गई है। और इसी कारण भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा, विचारों, विश्वासों, संस्कारों आदि की बहुलता हमें देखने को मिलती है। और विभिन्न संस्कृतियों का भारत में सह अस्तित्व जो है वही सांस्कृतिक बहुलतावाद के नाम से जाना जाता है। और ये अनेक रूपों में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एक तरफ बहुत धनी या उच्च जाति, उच्च वर्ग के लोग हैं, तो दूसरी ओर अत्यधिक निर्धन और निम्न जाति के लोग हैं। विभिन्न जातियों, धर्मों, क्षेत्रों, भाषाओं से संबंधित समूह सारे देश में फैले हुए हैं। और यहाँ पे धर्म, भाषा, क्षेत्र, प्रथा आदि के आधार पर यहाँ पे अल्पसंख्यक समूह भी बने हुए हैं और बहुसंख्यक समूह भी अनेक संप्रदायों, जातियों, गोत्रों, भाषाई जो समूह है उनमें विभक्त है। तो इस कारण जो अलग अलग विविधताओं के कारण भारत की जो आंतरिक एकता है, जो भारतीयता की जो भावना है, उसको भी गहरा आघात लगा है। और यह जो स्थिति है वो भारतीय सामाजिक संरचना के जो स्वरूप है और जो वास्तविकता है उसके बीच भेद के कारण उत्पन्न हुई है। अगला है नरजातीय विविधताएं। तो भारतीय समाज में जो एथनिक डाइवर्सिटीज़ है वो भी पाई जाती है। यानी नर जातीय समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग है जो कि परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति, उत्पत्ति आदि के आधार पर अपने को दूसरों से अलग समझता है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग, संस्कृति से संबंधित लोगों के एक समूह को नर जाति की समूह की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे कि समान इतिहास, समान प्रजाति, समान जनजाति, समान वेशभूषा, समान खान पान वाला सामाजिक समूह भी एक नर जाति की समूह है, जिसकी जो अनुभूति उस समूह और अन्य समूह के सदस्यों को होनी चाहिए। जैसे कि समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों की रक्षा और अभिव्यक्ति करने वाले समूह को भी नर जाति की समूह कहा जाता है। और एक नर जाति की समूह की अपनी एक संस्कृति होती है, एक विशेष संस्कृति होती है। तो इस प्रकार जो भारत देश है, भारतीय समाज जो वह बहु नर जाति की समूह वाला देश है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म, भाषा, प्रथा, जनजाति, खान पान, वेशभूषा आदि को अलग अलग मानने वाले लोगों का समूह पाया जाता है। तो एक नर जाति की जो समूह के जो लोग हैं उनमें परस्पर सहयोग और संगठन पाया जाता है और उनमें अहम की भावना पाई जाती है। और एक नर जाति के जो लोग हैं वो दूसरे नर जाति के लोगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज, उपासना पद्धति आदि की जो विशेषताओं हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और समाजशास्त्रीय भाषा में इसे नर जाति की केंद्रित प्रवृत्ति एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है।
तो कभी कभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों का एक संजाति या निर्जन जाति के समूह के रूप में केंद्रीकरण देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में वे अन्य समूहों के साथ विदेशियों जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे कि बिहार का जो छोटा नागपुर और संथाल परगना के जो आदिवासी, उन्होंने अपनी विशिष्ट संस्कृति और भाषा के कारण एक अलग राज्य झारखंड का निर्माण किया है और वे आदिवासियों के अतिरिक्त जो लोग हैं उनको बाह्य शोषणकर्ता के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार भाषा के आधार पर भी एक ही भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वे अपने प्रांत को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से अलग मानते हैं या श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस प्रकार नृ जाति ये विविधताएं भी भारतीय समाज में देखने को मिलती है। इस प्रकार आज हमने देखा कि भारतीय समाज में सांस्कृतिक और जो संजातीय विविधताएं हैं बहुत अधिक पाई जाती है, लेकिन फिर भी भारतीय समाज में इन सब विविधताओं के होते हुए भी एक प्रकार की एकता हमें देखने को मिलती है।